नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 16 सितंबर एंड आज के सेशन में कल जो छूट गया था 15 एज वेल एज 16 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के न्यूज़ एंड के डिस्कशन मैं शुभदीप आप सभी के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट ऑफ 2023 जो क्या पब्लिश किया गया था बाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। याद रहेगा, देखो ये अपने आप में प्रीलिम्स का पॉइंट बन गया और इसका जो एनालिसिस है ना वो आपका मेंस का काम कर देगा। ठीक है, समझ रहे हो? चलो, तो इस रिपोर्ट में क्या एक्सप्लोर किया गया था? देखो, इस रिपोर्ट में बेसिकली एक्सप्लोर किया गया द रोल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन बिल्डिंग मोर सिक्योर, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। नाउ इस रिपोर्ट की अगर फाइंडिंग्स देख लीजिएगा, वहाँ पे क्लियरली बोला जा रहा है दैट एक कहीं ना कहीं नैरेटिव हमको चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। और वो कैसा चेंज देखने को मिल रहा है? कहीं ना कहीं हमें शिफ्ट देखना पड़ रहा है टुवर्ड्स द ग्लोबलाइजेशन। जी हाँ, अभी देखा जा रहा है दैट कहीं ना कहीं वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट में जो बोला गया है दैट दुनिया का ट्रेड में जो वेरियस पॉलिसीज गोल्स है ना, वो ट्रेड एफिशिएंसी से बियॉन्ड जाकर पीस, सिक्योरिटी, पोवर्टी को कंसर्न करना, पोवर्टी को रिडक्शन करना और सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी देखने को मिल रहा है। मतलब पहले क्या होती थी, कोई भी अगर ट्रेड पॉलिसीज़ होती थी वो ट्रेड एफिशिएंसीज को देखती थी, बट अभी ट्रेड एफिशिएंसी को छोड़ के, ट्रेड एफिशिएंसी तो है ही यार, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम पीस, सिक्योरिटी, पोवर्टी रिडक्शन, सस्टेनेबिलिटी को भी फोकस किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट एडवोकेट कर रहा है फॉर रीग्लोबलाइजेशन। रीग्लोबलाइजेशन मतलब आप का ट्रेड का इंटीग्रेशन को ज़्यादा इकोनॉमी, लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल तक पहुंचाना है और इसमें कुछ जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स भी देखे जा रहे हैं। एक चीज़ जो यहाँ पे फोकस दिया गया है जिसके तहत ट्रेड डायनामिक्स वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को बोला गया, जैसे कुछ देशों के बीच में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रहा है। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए फ्रांस, अफ्रीकन कंट्रीज़, रशिया, इनके बीच में रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट किसको नहीं पता है, सबको ही जानता है। चाइना कहीं ना कहीं राइज़ हो रहा है। चाइना के राइज़ होने के कारण जो उसके आजू बाजू वाले पावर्स है जैसे यूएसए, राइट, उसके बाद वेस्टर्न पावर्स, वो काफ़ी ज़्यादा उससे नाराज़ है, राइट। तो ये चीज़ हो रहा है। कोविड-19 पैंडमिक का कहीं ना कहीं उसने हाईलाइट किया द इम्पॉर्टेंस ऑफ रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स। जी हाँ, कोविड-19 पैंडमिक ने बोला है दैट देखो, सप्लाई चेन जो है कोविड-19 के समय 100% डिपेंडेंट था ऑन द चाइना। अभी कहीं ना कहीं हमें रेजिलिएंट बनाना पड़ेगा हमारे सप्लाई चेन को, दैट इज़ दुनिया को चाइना से निर्भरता को घटाना पड़ेगा और दूसरे देशों को भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द कंट्री लाइक इंडिया, दैट इंडिया अगर चाहे तो दुनिया के लिए चाइना का एक ऑल्टरनेटिव के रूप में आ सकता है। नेक्स्ट, रीओरिएंटेशन ऑफ ट्रेड। देखो, कहीं ना कहीं दुनिया में देखा जा रहा है दैट ट्रेड जो है ना वो अलाइन कर रहा है अलॉन्ग जियोपॉलिटिकल लाइंस। मतलब जियोपॉलिटिक्स में अगर कोई दूसरा देश हमारे को फ़ायदा पहुंचाएगा तो हम उसके साथ ट्रेड करेंगे, अगर नहीं फ़ायदा पहुंचाएगा तो नहीं ट्रेड करेंगे। समझ लो बात? तो ये चीज़ है। नेक्स्ट इज रेजिलियंस इन द ट्रेड। देखो, कहीं ना कहीं बहुत सारे चैलेंजेस है, बट स्टिल ट्रेड जो हो रहा है ना चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, वो अभी भी रिकॉर्ड हाई में पहुंचा हुआ है ना। दुनिया क्या देख रही है बाहर से, अरे भाई रशिया और चाइना और यूएसए तो झगड़ा कर रही है, बट वहाँ पर उनका ट्रेड तो देखो, ट्रेड तो ऑल टाइम हाई में है भाई। सप्लाई चेन की अगर बात करें, इंटरनेशनल सप्लाई चेन ने प्ले किया एक वाइटल रोल इन रिस्पॉन्डिंग टू द सप्लाई शॉर्टेज ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक। और एक चीज़ जो यहाँ पे देखा गया, इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया, वो है इंक्लूसिवनेस। देखा गया ट्रेड इंटीग्रेशंस के कारण कहीं ना कहीं मिलियंस ऑफ लोग थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी। और जो एक चीज़ फोकस किया जा रहा है वो है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। बोला जा रहा है ट्रेड कैन कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबिलिटी बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू ग्रीन टेक्नोलॉजीज। जी हाँ, ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस बोला जा रहा है। नेक्स्ट, द हिंदू का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जीआई टैग एक प्रोडक्ट को मिला है, तमिलनाडु के सलेम रीजन का ये जोग्राफिकल इंडिकेशन है और ये इसको आप नाम जानते भी होंगे साबूदाना के नाम से, है ना। साबूदाना, इसको हम लोग पर्ल वाइट प्रोडक्ट भी बोलते हैं ऑफ रॉ टपाइकास, है ना, जो क्या तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा इसका सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन होता है, क्योंकि यस टपा का कल्टीवेशन तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, राइट। अच्छा, इसी के और ये जो है ना, ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कि ऑफ कोर्स देखो फार्मिंग इंडस्ट्री ही है टेक्निकली, बट ये एक कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्री है जो क्या काफ़ी ज़्यादा प्रोमोट भी हो रही है।
तो इसलिए ये न्यूज़ में था, दैट्स वाई वी हैव कवर्ड इट। नेक्स्ट हम लोग का न्यूज़ है VVPAT, दैट इज़ वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि एक पिटिशन फाइल किया गया था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के द्वारा, और ये लोग बोल रहे हैं दैट क्यों ना 100% काउंटिंग ऑफ वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल स्लिप्स हो। अगर 100% काउंटिंग होगा तो ही कहीं ना कहीं वेरिफिकेशंस हो पाएंगी एज टू वोटर्स ने इन वोट एक्चुअली में डाला है क्या नहीं, राइट। तो VVPAT ये क्या होती है? ये ऐसे डिवाइसेस होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से लगी हुई रहती है। देखो पहले क्या होता था, सिर्फ ये मशीन होता था। ये मशीन क्या था? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जैसे आप अगर पार्टी ए को अगर आपने वोट दे दिया तो पार्टी बी, पार्टी सी, पार्टी डी, पार्टी ई, इसमें पार्टी ए को अगर आपने वोट दिया तो बाद में एक रिपोर्ट आएगा जहाँ पे लिखा हुआ रहेगा पार्टी ए हैज़ गॉट मैक्सिमम वोट्स। बट वो श्योरिटी नहीं होने के कारण ये वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। ये वाला कॉन्सेप्ट था VVPAT का, राइट, जिसका फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। मतलब से फॉर एग्जांपल आपने अगर पार्टी ए को वोट दिया, आपने जब वोट दिया तब तो टू करके आवाज़ होगा, आप समझ में तो नहीं आएगा ना दैट किस पार्टी को आपने एक्चुअली में वोट दिया, समझ रहे हो। बट दैट यहाँ पर इफ़ आई एम वोटिंग फॉर पार्टी ए और इस वाले VVPAT में पार्टी ए का स्लिप अगर निकल जाए तो मेरा दिल से तो एश्योरेंस मिलेगा ना मेरे को दैट मैंने जिसको वोट दिया वो सही वोट दिया, समझ लो। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये इमर्ज हुआ था 2010 को, और ये ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस भी किया गया था वेरियस इलेक्शंस में विथ 100% कवरेज स्टार्टिंग फ्रॉम जून 2017। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर के बारे में। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ने एक्सटेंड किया था एक इनविटेशन जिसमें इंडिया और रशिया आराम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं ऑन ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, और ये किया गया था व्लादिवोस्तोक रशिया में। ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर ये एक प्रोपोज्ड सी रूट है जो क्या स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम चेन्नई और ये ख़त्म हो रहा है इधर से होकर साउथ चाइना सी, जापान सी, येलो सी से होकर अल्टीमेटली यहाँ पे ख़त्म हो रहा है व्लादिवोस्तोक तक, और ये गुजर रहा है मलाका स्ट्रेट से भी। ये इनिशिएटिव जो है ऑफ कोर्स तभी लिया गया है, मतलब ये इससे पहले साइन किया गया था एक मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट, है ना, जिसके तहत चेन्नई और व्लादिवोस्तोक के बीच में मैरीटाइम कम्युनिकेशंस को बढ़ाए जाएंगे। और फाइनली ये साइन कब किया गया था इंटेंट को? 2019 में, और 2023 में फाइनली ये ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर की बात की गई है दो देशों के बीच में, राइट, जिसमें एक देश और दो देश मिलकर आपस में ये कॉरिडोर की स्थापना करेंगे, ठीक है। ये जो है मलाका स्ट्रेट से गुजरता हुआ, साउथ चाइना सी से होता हुआ, जापान सी से होता हुआ अल्टीमेटली व्लादिवोस्तोक तक हम लोग कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पीएबी का ये न्यूज़ था आयुष्मान भव कैंपेन। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने वर्चुअली लॉन्च किया गया था आयुष्मान भव कैंपेन को। इसके तहत हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम्फेसाइज कर रहे हैं इट्स गोल ऑफ अल्टीमेटली अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ये जो सक्सेसफुली ग्राम पंचायत है ना, इसको डिक्लेयर्ड किया जाएगा एज आयुष्मान ग्राम पंचायत, और ये कैंपेन एक ऐसा है जो क्या फैसिलिटेट करेगा दैट आयुष्मान कार्ड जो है, जो आयुष्मान स्कीम के बेनिफिशरीज हैं उन तक आयुष्मान कार्ड पहुँचे जिसके में आभा आईडी भी हो। आभा आईडी क्या है ना, जैसे आपने आयुष्मान कार्ड के थ्रू कहीं पे डॉक्टर के पास चेकअप कराने गए तो आपका शरीर का क्या प्रोग्रेस है वो एक डेटाबेस में अपलोड हो जाएगा, इसीलिए आभा आईडी प्रोवाइड किया जाता है। तो ओवरऑल जो ये कैंपेन है ये क्या काम कर रही है? ये एक अवेयरनेस कैंपेन है। अवेयरनेस कैंपेन किसके लिए? हेल्थ स्कीम्स के लिए, जैसे आयुष्मान कार्ड स्कीम, ये भी तो एक हेल्थ स्कीम है ना, या फिर बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं जिसके रिलेटेड हेल्थ स्कीम्स होती है, राइट। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती है उनके बारे में जागरूक करना, ट्यूबरक्लोसिस ले लो, सिकल सेल डिजीज ले लो, इन सब के बारे में जागरूक करना, राइट। इट कंप्राइजेज ऑफ 3 कंपोनेंट्स, है ना, जिसमें ऑफ कोर्स आयुष्मान कंपोनेंट्स ही हैं। और वो कंपोनेंट्स क्या है? सबसे पहला कंपोनेंट है आपके द्वार 3.0, दूसरा आयुष्मान मेला एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स आयोजन किया जाएगा, और तीसरा आयुष्मान सभा, हर एक विलेज और पंचायत में आयुष्मान सभा का भी कंडक्ट किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट, जिससे क्या ऑफ कोर्स इस कैंपेन को सक्सेसफुल बनाया जा सके, ठीक है। आगे बढ़ता है, आगे हम लोग बात करेंगे निपा वायरस के बारे में। निपा वायरस, देखो निपा इन्फेक्शन बेसिकली रिसेंटली केरला में फिर से री इमर्ज हुआ था, जिसके कारण 2 डेथ और 2 इंडिविजुअल तो ट्रीटमेंट के अंडर है। तो दैट्स वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट न्यूज़, है ना, तो इसलिए हम लोग को इसको कवर करना चाहिए। निपा ये क्या है? ये एक
जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ वैसे डिजीज़ होते हैं जो क्या ट्रांसमिट होते हैं टू द ह्यूमंस थ्रू इन्फेक्टेड एनिमल्स। जैसे सोचिए बैट्स ले लो, चमगादड़, राइट, या फिर कंटामिनेटेड फूड हो जो क्या कोई बैट के द्वारा खाया गया हो, राइट, तो उनके थ्रू बेसिकली हमें जूनोटिक डिजीज़ पास होता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके कुछ कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें फीवर, बुखार, राइट, हेडेक, कफ ले लो, शोर थ्रोट ले लो, राइट, ये सब कुछ जो है दीज आर द इंडिकेशंस ऑफ नीपा वायरस। वोमिटिंग होना, राइट, आपका कोमाड या फिर डेथ में भी जा सकते हो। ओवरऑल वायरस जो ट्रांसमिट होती है, ये ट्रांसमिट होती है थ्रू कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड, या फिर डायरेक्टली अगर आप इन्फेक्टेड एनिमल के साथ भी हो तब भी हो सकता है। और ये ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा लीथल होता है। क्यों? क्योंकि मोर्टेलिटी रेट जो है ना इसके केस में 40 to 75% ऑफ मोर्टेलिटी रेट, दैट इज़ लोग जो है इसमें डायरेक्टली मर जाते हैं। नेक्स्ट गाइस, हम लोग डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। PMMSY, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। कहा जा रहा है दैट ये द हिंदू में आया था और ये काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल है, क्योंकि जो फिशरीज सेक्टर में जो गैप्स थी ना उसको ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत फुलफिल किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जिसके तहत फार्मर्स को फिश प्रोडक्शन के में इनकरेज किया जाएगा जिससे उनकी आमदनी बढ़ सके, इसको ये जो इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आत्मनिर्भर पैकेज के अंडर, और इसके तहत फिशरमैन्स को जो है ना इंश्योरेंस कवर का फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। यही नहीं, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा और फैसिलिटी ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड भी प्रोवाइड किया जाता है। ओवरऑल ये जो योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसका एम क्या है? इसका एम है टुवर्ड्स द पर्पस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। जी हाँ, रूरल रीजन में जो है इकोनॉमी को बूस्ट करना है, क्योंकि आपको पता ही है दैट गवर्नमेंट का एम ही है दैट जो किसानों के सैलरी है, किसानों का इनकम है, उसको डबल किया जा सके, राइट। सो द मेन मोटो ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये क्या है? ये है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म इन फिशरीज सेक्टर। फिशरीज सेक्टर में अगर कोई रिफॉर्म लाना हो, लाइए। अगर रिफॉर्म लाने से कुछ नहीं होगा, उसको एक्चुअली में ग्राउंड लेवल में परफॉर्म करना पड़ेगा, जिससे ओवरऑल फिशरीज सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो क्या न्यूज़ में हम लोगों ने देखने को मिला था। और इसमें जो है कुछ कुछ एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं फिशिंग सेक्टर को मॉडर्नाइज करने के लिए। वो क्या क्या एफर्ट्स है? जैसे न्यू फिशिंग हार्बर्स और लैंडिंग सेंटर्स का एस्टैब्लिशमेंट, राइट, मॉडर्नाइज और मैकेनाइज किया जा रहा है ट्रेडिशनल फिशरमैन क्राफ्ट्स और वेसल्स को, राइट। यही नहीं, प्रोविजंस है पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटीज़ का, जिससे रिड्यूस किया जा सके पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ का, क्लीन एंड हाइजीनिक फिश मार्केट्स और 2-व्हीलर एंड आइस बॉक्सेस। ये सब चीज़ें कुछ कुछ मॉडर्नाइज्ड एस्पेक्ट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिससे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है वो ग्राउंड लेवल में सक्सेसफुल हो सके। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्किल इंडिया डिजिटल के बारे में। नाउ क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप ने लॉन्च किया है ये स्किल इंडिया डिजिटल। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसको डिज़ाइन किस लिए किया गया पता है? जिससे स्किल्स, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो लैंडस्केप है उसको प्रॉपरली ट्रांसफॉर्म किया जा सके। तो ये प्लेटफॉर्म जो है इसका एम क्या है? टू ऑफर इंडस्ट्री रिलेवेंट इन स्किल कोर्सेज। मतलब देखो क्या होता है ना दैट जैसे आप किसी ने अगर सोचो कोई पर्टिकुलर सेक्टर से अपना स्किल्स को अटेंड किया है, राइट, बट उसको इस स्किल्स में अगर जॉब ही नहीं मिल रहा है तो क्या चलेगा, राइट। इसीलिए इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल कोर्सेज प्रोवाइड की जाएंगी। मतलब वो स्किल कोर्सेज तो आप करोगे बट उस कोर्सेज को करने का फ़ायदा भी होगा, क्योंकि उसके बाद आप उस इंडस्ट्री में आप अपने आप को इंटर भी कर सकते हो, राइट। सो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाता है, इंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिससे इनेबल हो सके एक्सेस टू क्वालिटी स्किल डेवलपमेंट एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके फॉर एवरी इंडियन सिटीजन्स। नाउ अबाउट स्किल इंडिया डिजिटल अगर देख लीजिएगा ये फंक्शन कर रही है अंडर द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर, जिसके तहत ये जो है हमारे डिजिटल टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल 4.0 का स्किल्स को फेच किया जाएगा, और ऑफ कोर्स लोगों को जो एस्पिरेंट्स है उनको स्किल किया जाएगा, उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे उनको एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर में जिससे वो लोग आगे बढ़ सके, राइट। मतलब इस सेक्टर में जिससे उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। और कुछ कुछ ऐसे भी तो लोग होते हैं ना जो क्या एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, तो क्या वाई कैन डू दैट? यस, एब्सोल्युटली।
इसको डिज़ाइन किया गया है जिससे एक्सेलरेट किया जा सके हायरिंग ऑफ स्किल्ड टैलेंट। जी हाँ, स्किल्ड टैलेंट फोर्स का हायरिंग करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया, और कहीं ना कहीं ये प्लेटफॉर्म जो है ना वो अलाइन करती है G20 फ्रेमवर्क से, क्योंकि G20 फ्रेमवर्क में भी तो बोला गया है ना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, डिजिटल इकोनॉमी के बारे में, डिजिटल स्किल्स और लिटरेसी के बारे में। तो यस, उसके, और अभी तो रिसेंटली ये खत्म हुआ, इंडिया ने प्रेसिडेंसी खत्म किया, राइट। तो उसके संदर्भ में यस हम लोग इसको बोल सकते हैं दैट यस दिस इज अ सक्सेस फॉर इंडिया, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वन हेल्थ अप्रोच फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोलैबोरेट कर रही है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ WOAH के साथ, और ऑर्गेनाइज कर रही है एक मल्टी सेक्टोरल वर्कशॉप जिसका टाइटल होगा रिस्क बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ स्पिल ओवर इवेंट्स इन वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। ये वर्कशॉप का एम है जिससे स्ट्रेंथ किया जा सके वन हेल्थ अप्रोच को। वन हेल्थ अप्रोच एक ऐसा अप्रोच है जिसके तहत इंसान का तो हेल्थ देखा ही जा रहा है, बट साथ ही साथ मेक श्योर किया जा रहा है जानवरों का भी हेल्थ, जिससे, क्योंकि क्या होगा ना, देखो वन हेल्थ अप्रोच के तहत अगर पहले से काम करते हैं ना हम लोग, पता है ये कोविड-19 हम लोग को देखने ही नहीं मिलता। क्योंकि कोविड-19 फैला क्यों? क्योंकि हम लोग जंगलों को काट रहे हैं। जंगलों से बैट्स को घर अगर हम लोग उड़ा दोगे तो वो लोग तो आके इंसान को काटेंगे ही ना, इसी से तो वायरस फैलता है। सो वर्कशॉप जो है, वर्कशॉप्स एफर्ट्स अलाइन विद द ग्लोबल नीड टू एनहांस प्रिपेयर्डनेस फॉर फ्यूचर पैंडेमिक। ये जो वर्कशॉप ऑफ कोर्स वन हेल्थ अप्रोच के तहत किया जा रहा है, तो उसके तहत क्या हो जाएगा, हम लोग कहीं ना कहीं अपना प्रिपेयर्डनेस को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे, जिससे फ्यूचर में जैसे कोविड-19 आया वैसे खुदा ना खास्ता ऐसा कोई पैंडेमिक आए, है ना। तो WOAH दैट इज वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑन हेल्थ ऑन ऑफ फॉर एनिमल हेल्थ, ये एक्टिवली कोलाबोरेट भी कर रही है इनके पार्टनर्स के साथ, है ना, जिसमें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम है, इनके साथ पार्टनरशिप भी कर रही है, जिससे ओवरऑल एड्रेस किया जा सके क्रिटिकल इश्यूज़ को। ऑब्जेक्टिव्स अगर देख लीजिएगा इस वर्कशॉप का, तो 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स है। पहला है enhancing the stakeholders knowledge about wildlife origin disease risk analysis। दूसरा है conducting a comprehensive gap analysis of India's risk assessment and management। तीसरा है that मतलब किस risk assessment क्या है, management overall क्या है, wildlife origin disease है क्या क्या, उसका analysis करना, है ना। उसके बाद stimulating disease spillover scenarios, that disease अगर फैल गया तो यस उस सिनारियो में किस किस टाइप के सिनारियो में क्या क्या एक्शंस लेना चाहना, and promoting communication and awareness among the relevant stakeholders, right? These are the objectives of this, right? So आशा करता हूँ that यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल clear हो गई होंगी, and this is all about the discussion that we had for this very session of today's session, right? हम लोग मिलते हैं आप सबके साथ next session में. Till then, bye bye, take care and thank you guys. Thank you for listening to the whole video. Thank you very much.